इंटीग्रेटेड इक्वेशन 1 सेकंड है हमारी इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी इक्वल टू ए नॉट, वही सिंपल एक्सपोनेंट पावर k1 t। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ठीक, और अब इक्वेशन नेक्स्ट को इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी रिलेटेड टू द टाइम t। ठीक, नाउ we shall integrate equation third and find the concentration of B related with time t। ठीक है, t टाइम से रिलेटेड। ठीक, चलिए तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। dB बाई डी टी इक्वल टू k1 a माइनस k2 b। ठीक, और ये हो जाएगा dB बाई डी टी प्लस k2b इक्वल टू k1a। ठीक, ये टाइम टी का है। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम टी पर जो भी अवेलेबल होगा, जीरो टाइम की तो बात नहीं कर रहे, टाइम टी की बात कर रहे हैं, तो टाइम टी पर जो भी अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ पीछे भी लिख देते हैं टाइम टी पर जो अवेलेबल होगा, टाइम टी पर जो अवेलेबल होगा उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक, तो टाइम टी, और अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, dB बाई डी टी प्लस k2b इक्वल टू k1 a नॉट एक्सपोनेंट k1t। ठीक है, नेगेटिव, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, चलिए यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी हम जितना हम वैल्यूज़ लिख सकते थे उतना हमने लिख लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ द नॉट पॉसिबल, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द above equation 5 is not possible as we are not able to separate the two variables b and t टाइम। ठीक है, दोनों को सेपरेट करने, दो वेरिएबल को पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e k2t on both the sides of the equation। ठीक है, दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। dB बाई डी टी प्लस k2b मल्टीप्लाई e रेज टू पावर k2t इक्वल टू k1 a नॉट एक्सपोनेंट और k2 माइनस k1t। क्यों? क्योंकि वो कॉमन बेस है और k2 पॉजिटिव है और k1 क्या था, नेगेटिव था, और t दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये आ गया। वी कैन सी दैट the left hand side of the equation
of the equation is a differential of b एक्सपोनेंट k टू t। ये b कंसंट्रेशन इंटू ई रेस्ट एक्सपोनेंट k टू t पावर k टू t, ठीक है। इसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं d dt b एक्सपोनेंट k टू t इक्वल टू k1 a नॉट ई रेस टू पावर k2 माइनस k1t, ठीक है। हम इसे क्या कर लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं d b k2t इक्वल टू k1 a नॉट k2 k1t इंटू dt, ठीक है। इंटीग्रेटिंग within the लिमिट्स 0 to t, 0 टाइम से t टाइम के बीच में इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास a नॉट 0 to t टाइम और k2 माइनस k1 t dt, ठीक है। ये आ जाएगा b ई रेस टू पावर k2t इक्वल टू k1 a नॉट e k2 माइनस t अपॉन k2 माइनस k1 0 to t, ठीक। और b एक्सपोनेंट k टू t इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e एक्सपोनेंट k2 माइनस k1t माइनस 1, ठीक। ठीक है, चलिए इसी पेज पर आगे लिख देते हैं हम जो स्पेस बचा हुआ है, ठीक। यहाँ से आ गया था b, ठीक, -1। अब हम लिख सकते हैं इसे b कंसंट्रेशन, क्योंकि एक्सपोनेंट को राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। और यह आ जाएगा k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 एक्सपोनेंट माइनस k2t और इंटू e k2 माइनस t माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद अब फाइनली इसे और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो b इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e माइनस k1t एक्सपोनेंट माइनस k2t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6, ये b की वैल्यू, ठीक। और अब ऐसे ही क्या करना है, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द c सब्सटीट्यूट द इक्वेशन, एक तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने b को सॉल्व किया है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन में, c वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में। इस फोर्थ इक्वेशन में इस b की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या कर देते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। 0 टाइम से वही t टाइम तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फॉर c put the value of
6 इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, 6 की वैल्यू को फोर्थ में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, dc/dt इक्वल टू k2। ठीक है, k2, और अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं तो k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1 k1t माइनस e पावर k2t। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो अब फिर dt को फिर राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, देयरफॉर dc इक्वल टू k2 k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1 e k1t माइनस e एक्सपोनेंट k2t इंटू डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे और इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक, अब इस इक्वेशन को लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देते हैं। डी सी वही टाइम लिमिट है, k2 k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1, और लिमिट्स क्या है हमारे पास में, टाइम t और 0, और ये e रेज टू पावर k1t माइनस e k2t और dt। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, और आफ्टर इंटीग्रेशन ये फाइनली मैं लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, फाइनली आप सॉल्व कर लेना इसे। ठीक, फाइनली हमारे पास क्या होगा, एट लास्ट। ठीक, एट लास्ट। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, C कंसंट्रेशन इक्वल टू a0। सॉल्व कर लेना वो वहाँ से आगे तक, वो तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, इतने k2 माइनस k1 इंटू k2 1 माइनस एक्सपोनेंट k1t माइनस k1 इंटू 1 माइनस e k2t। ठीक है, ये होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, चलिए, तो ये C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ये B और C ये सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करना इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। ये तो सिर्फ हमने डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए लिखा। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा B मैक्सिमम, B मैक्स एंड T मैक्स, ये सॉल्व करने के लिए आता है। B मैक्स और T मैक्स, B मैक्स और T मैक्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग, B मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन B बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, जब वो कंसंट्रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और दिस विल डिफर, और क्या होगा मैक्सिमम, यानी टी मैक्सिमम क्या होगा, एट मैक्सिमम टाइम। ठीक है, एट मैक्सिमम टाइम, यानी किस टाइम पर, स्टार्ट होने के प्रोसेस के किस टाइम पर बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि पहले ए से बी बन रहा है, बी इंक्रीज होता रहा, क्योंकि बी अमाउंट कंज्यूम भी तो हो रहा है ना, इनटू सी, बी अमाउंट बनने के साथ साथ कंज्यूम भी हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, मैक्सिमम टाइम होगा, एट पर्टिकुलर टाइम होगा, जब क्या होगा, बी मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर b की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी उससे ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, उससे डिक्रीज़ ही होती रहेगी। धीरे धीरे सारा a b में कन्वर्ट हो जाएगा, b फाइनली फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c में कन्वर्ट हो जाएगा, तो b एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, वो मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, वो इसका इक्वेशन वाला लिख देते हैं, फॉर दिस। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, फॉर b maximum, for b maximum we differentiate the equation नंबर, एक इक्वेशन लिखा होगा हमारे पास
कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन अभी सॉल्व किया था बी की वैल्यू वाला इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 जिसमें बी की वैल्यू है, ठीक है, बी की वैल्यू, ठीक है, उसे हमने क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंड फाइंड dv बाई dt इक्वल टू ज़ीरो, dv बाई dt लेंगे और इक्वल इट टू ज़ीरो, इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, dv बाई dt को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, dv बाई dt इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e k1t माइनस k1 प्लस e k2t k2 और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो क्यों है? बिकॉज k1e माइनस k1t इक्वल टू k2e माइनस k2t, ठीक है। जिस कंडीशन में जब k1 e रेस्ट पावर माइनस k1t इक्वल टू k2 e रेस्ट पावर माइनस k2t, जब ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, dv बाई dt का मतलब उसमें वो चेंज आना, चेंज खत्म हो जाएगा। dv बाई dt का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मीनिंग क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू का मीनिंग ये हुआ कि अभी उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, ना वो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो डिकम्पोज हो रहा है। बी नाइदर अंडरगोज इन फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन नोर इट फॉर्म्ड, यानी फॉर्म भी नहीं हो रहा है और डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है। तो फॉर्म नहीं होना, डिकम्पोज नहीं होना मतलब dv बाई dt इक्वल टू ज़ीरो, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ऑब्जर्व होना चाहिए। तो जब चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि ज़ीरो के इक्वल होगा, तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसमें अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक, और इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में मूव कर देते हैं। चलिए, तो k1 अपॉन k2, क्योंकि अभी हमने लिखा है e रेस टू पावर k1 माइनस k2t, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड का log ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर t मैक्स, टाइम मैक्सिमम आ जाएगा 1 अपॉन k1 माइनस k2 ln k1 अपॉन k2, या अगर हम इसे किसकी फॉर्म में लिखें, t मैक्स 1 अपॉन k1 माइनस k2 log, यहाँ हो जाएगा 2.303 log k1 अपॉन k2। तो यहाँ से आप मैक्सिमम टाइम सॉल्व कर सकते हैं, जिस टाइम पर, एट पर्टिकुलर टाइम जिस पर बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7, ठीक। अब इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, 6 वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 7th इन इक्वेशन 6, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था हमारे पास, इक्वेशन 7, और ठीक है, b की वैल्यू और इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो b मैक्स इसके इक्वल हो जाएगा a नॉट k2 अपॉन k1 और पावर k2 अपॉन k1 माइनस k2, ठीक है। ये इसमें कोई लॉग टर्म नहीं है, b मैक्सिमम, बस k1 k2 की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, 8th नंबर इक्वेशन।
तो बी मैक्सिमम सॉल्व करना है तो आपको ये पूरा डेरिवेशन देखना चाहें तो पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं उसे। और अगर आप नहीं कि सर नहीं हमें पूरा डेरिवेशन नहीं देखना है तो आप सीधा टी मैक्स और बी मैक्स देख सकते हैं, यानी मैक्सिमम टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम एट विच द बी बिकेम मैक्सिमम और बी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। तो किसी भी इक्वेशन में अगर सॉल्व करना है तो वहाँ K1 K2 के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, K1 K2 के बेस पर, और इसमें ए नॉट की वैल्यू भी चाहिए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। ये है कौन सा इक्वेशन, सिक्वेंशियल इक्वेशन। अब इस सिक्वेंशियल इक्वेशन में 1 to b, इसमें मैंने भी कहा ना दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, व्हेन K1 इज़ ग्रेटर दैन K2, ठीक है, या K2 ग्रेटर दैन K1। तो पहला केस लेते हैं, the sequential equation or reaction has two conditions. First, if K2 is greater than K1, if K2 is greater than K1, then the steady state approximation will be applicable, ठीक है। अगर आप K2 ग्रेटर दैन K1 वाली कंडीशन लेते हैं या गिवन है तो इसका मतलब है उसमें स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल होगा। अब ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है, एस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एस मीनिंग स्टडी स्टेट, इट अप्लाइज to the reactions intermediates that are present at low concentration and near constant concentration throughout the process, यानी उनकी कंसंट्रेशन लो होगी, किसकी, इंटरमीडिएट की। जैसे यहाँ पर बी इंटरमीडिएट है तो उसकी कंसंट्रेशन लो होगी, ठीक है, और वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगी, यानी उसमें नेग्लिजिबल चेंजेस होंगे चेंजेस ज़रूर, बट नेग्लिजिबल चेंजेस होंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंजेस होंगे, क्लियर। तो देयरफॉर इन SS approximation set the overall rate of appearance, क्योंकि वो appear होगा, एंड disappearance, और वो disappear भी होगा, disappearance of the intermediate to 0, उसे 0 पर जाना है। क्यों? क्योंकि चेंज उसमें नहीं होना चाहिए और नियर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कंसंट्रेशन लो है और वो कांस्टेंट रहता है तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन उसमें काम करता है। और ऐसा कब होगा? जब K2 की वैल्यू K1 से बहुत बड़ी है, यानी K2 यानी B से C बनने का रेट A से B बनने के रेट में इससे क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही B बनता है,
ठीक है। जैसे ही बी बन रहा है तो मतलब बी के बनने के बाद मतलब बी धीरे धीरे, जैसे नहीं धीरे धीरे बन रहा है, और क्योंकि रेट स्लो है, लेकिन के टू बहुत फास्ट है, तो बी बनते ही क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, जब ही बना और तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में, सी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही बना सी में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही बना सी में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है कि बी का कंसंट्रेशन हमें दिख ही नहीं रहा है, बहुत लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, या वो कब उसमें चेंजेस ही नहीं ऑब्जर्व हो रहे, क्योंकि जितना बन रहा है उसका मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, जितना बन रहा है उसका मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। बन रहा है 90, मतलब 100 पार्टिकल्स बन रहे हैं, 99 यूज़ हो रहे हैं, 100 बन रहे हैं 99, क्यों, क्योंकि रेट K2 बहुत ज़्यादा है। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर है तो इसका मतलब है क्या होगा, डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू K1A माइनस K2B अप्रॉक्स इक्वल टू 0। ये तो 0 के इक्वल पुट करना है। देयर फॉर B इक्वल टू क्या हो गया, K1 अपॉन K2 इंटू ए, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। देयर फॉर डी सी बाई डी टी किसके इक्वल है, K2B के इक्वल है, और B किसके इक्वल है, K1A अपॉन K2, K2 से K2 कैंसिल आउट, K1A, ठीक है। देयर फॉर डी सी बाई डी टी इक्वल टू K1A, यानी कि अगर हमारे पास ऐसी सिक्वेंशल इक्वेशन है लेकिन उसका B का यानी K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1 लिखा हुआ है, तो हम SS अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे और उसे एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिंपल रिएक्शन। तो वो एक सिंपल, यानी K2 को नेगलेक्ट कर दो K1 के। क्यों, अब आप कहेंगे सर K2 तो बड़ा है, उसे क्यों नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा RDS स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप RDS होता है, और K1 स्लो है तो उसी पर रेट डिपेंड करेगा। क्लियर, ये हुआ इसका अप्रोक्सीमेशन का। और अगर इसका ग्राफ अगर हम बात करें तो ग्राफ इसका ऐसा बनता है, यहाँ टाइम इस अलोंग टू x अलोंग टू y कंसंट्रेशन, ठीक है। ए तो वैसे ही जाना है जैसे बी का अमाउंट बहुत कम रहना चाहिए, तो बी यहाँ पर क्या होता है, बहुत लो होता है, और उसमें चेंज नेग्लिजिबल शो होते हैं, नेग्लिजिबल, तो पैरेलल पैरेलल चलता रहता है, बहुत लो होता है। ये है बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम, बी की कंसंट्रेशन है, ठीक है। सी तो उसी तरह से चलता रहेगा, सी की कोई दिक्कत नहीं है, सी तो बनना ही है, ये सी कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम, और ए भी उसी तरह से डिक्रीज़ होता रहेगा, इसी तरह से डिक्रीज़ होता रहेगा ए एट एनी टाइम। और ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है किसके इक्वल है, ए नॉट के इक्वल होगा, वो तो ऑब्वियसली, ठीक। चलिए ये है इसका, ठीक। तो यहाँ अगर ग्राफ की बात करें तो ऐसा अगर ग्राफ है तो इसका मतलब ये एस का ग्राफ है, यानी कि बी कांस्टेंट है, लो वैल्यू है, कांस्टेंट है, नीचे दिख रहा है ना, और लो भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी ऑलमोस्ट पैरेलल चलती जा रही है, यानी ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की तरह से। ये तो हुआ पहला केस, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन, इफ़ और व्हेन, ठीक है, या तो हम मान लें या हमें दिया हुआ है K1 इज़ मच ग्रेटर देन K2, ठीक है। K1 K2 से बड़ा है, मतलब उल्ट रिवर्स हो गया, देन ऑलमोस्ट इमीडिएटली A disappears and B concentration approaches to A नॉट, ठीक है। यानी कि अगर K1 की वैल्यू यानी पहला K1 रेट K2 से बहुत बड़ा है तो क्या होगा, जब K1 बहुत बड़ा होगा तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि रेट बहुत बड़ा है तो बहुत कम टाइम में ही सारा A लिखा ना ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही सारा A डिसअपियर, ख़त्म है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, यानी बी की वैल्यू कंसंट्रेशन अप्रोच क्या कर रही है, अप्रोचेस टू ए नॉट, यानी इनिशियल के इक्वल हो जाएगी। ऑब्वियसली होनी ही है, जब टाइम रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ए सारा गायब, ए बिकेम 0 और ए नॉट जो वैल्यू थी यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन बिकेम बी, तो बी की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। एंड देन
B goes to C, proceeds as a फर्स्ट ऑर्डर, यानी सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा बी टू सी, ठीक है। एंड विद रेट कांस्टेंट, कौन सा रेट कांस्टेंट होगा, K2, यानी कि हम लिखेंगे dC/dt इक्वल टू K2B, यानी ये भी सिंपल है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या था, DC का अमाउंट किस पर डिपेंड कर रहा था, K1 पर डिपेंड कर रहा था, और इस वाले केस में किस पर डिपेंड कर रहा है, K2 पर। और अगर K1 K2 क्लोज टू ईच अदर है तो फिर तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, K1 को भी और K2 को भी। अगर दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्लोज हैं, तो फिर तो इक्वल तो नहीं होंगे, ये तो ऑब्वियस है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्लोज होंगे। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, x के अलोंग टाइम, y के अलोंग कंसंट्रेशन, ठीक है। और चूँकि इसमें b सडनली इंक्रीज़ होगा तो a सडनली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो a की लाइन इस तरह से दिखाई जाती है, बिल्कुल यहाँ क्लोज, और फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ, ठीक है। ये है 80, और b सडनली इंक्रीज़ होगा ज़ीरो टाइम पर, मतलब ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही b की वैल्यू अप्रोच करेगी किसके, टुवर्ड्स A0। ये तो A0 है, आपको पता है A0, तो इसके क्लोज अप्रोच करेगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, इसके क्लोज, ये है b। और उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक उसी तरह से जैसे होना चाहिए। तो ये है b एट टाइम t, और c तो जैसा बढ़ना था वो तो वैसे ही बढ़ता रहेगा, C एट टाइम t, ठीक है। तो ये कंडीशन है B, यानी कि बहुत इनिशियल टाइम इसमें ही, इनिशियली टाइम में ही B ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, A0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल C का अमाउंट B पर ही डिपेंड करना है, A से इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक। ये है सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक। इसमें कभी एक वर्स्ट केस भी आता है, ठीक। सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या आ सकता है, प्री इक्विलिब्रियम आ सकता है, ठीक है। तीसरा केस क्या आ सकता है, जैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन विद प्री इक्विलिब्रिया, स्पेसिफिक केस है, ठीक। सिक्वेंशियल रिएक्शन विद प्री इक्विलिब्रिया, ठीक। ये सब हम एडवांस के लिए स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना एडिशनल है एडवांस के लिए। जैसे इक्वेशन क्या है, A से B इक्विलिब्रियम के थ्रू बन रहा है, ये K1 है और ये K1 डैश, ठीक है। और B से फिर C बनता है और ये K2 है, ठीक है। और ऐसा प्री इक्विलिब्रिया कब होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली when K1 डैश इज़ ग्रेटर दैन K2। ऐसा तभी होगा जब K1 डैश की वैल्यू K2 से बड़ी होगी, तभी ये बैकवर्ड जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट सो, तो फिर क्या होगा, ये सिंपल एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब ये कंडीशन हो, ठीक है, यानी बैकवर्ड का रेट K2 के रेट से फॉरवर्ड जाने के रेट से ज़्यादा होगा, तभी इक्विलिब्रिया बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, B कंसंट्रेशन अपॉन A कंसंट्रेशन, और वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, K1 अपॉन K1 डैश, ठीक है। ये इक्वेशन 1, वो तो ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, चलिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एज्यूम्ड कर रहे हैं, लेट या एज्यूम्ड दैट द रेट ऑफ reaction of B to form C is too slow
जैसा कि ऊपर लिखा भी है, K2 की वैल्यू कम है, K2 कम होने का मतलब B2C वही तो हुआ ना, वही एज्यूम कर रहे हैं, वो ये तभी पॉसिबल है, तभी हम कंसिडर कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा इस केस में, और उसी को हम एज्यूम कर रहे हैं। स्लो, टू स्लो मतलब RDS होगा टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ above प्री इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो इतना स्लो है कि वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन अब इस केस में क्या होगा, डी सी का अमाउंट डी सी बाई डी टी किस पर डिपेंड करेगा, K2B, क्योंकि C किससे बन रहा है, B से बन रहा है, और K2 रेट से बन रहा है, तो K2B, ठीक। और B की वैल्यू अभी ऊपर से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, और B इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इंटू A, ठीक, आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू A, ठीक है। और ये दो कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, K डबल डैश लिख देते हैं हम, K डबल डैश, ठीक, इंटू A, इस पर डिपेंड करेगा, ये इक्वेशन होगी। और K डबल डैश आपको पता ही है किसके इक्वल होगा, K डबल डैश या तो K2 इंटू K इक्विलिब्रियम, K डबल डैश इक्वल टू है K2 इंटू K इक्विलिब्रियम, या K2 इंटू K1 अपॉन K1 डैश, ठीक है। क्यों, क्योंकि K इक्विलिब्रियम इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू है DC, इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कि क्या वैल्यू होगी क्या नहीं रहेगी, ठीक, क्लियर। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इक्विलिब्रियम वगैरह नहीं मिलेगा, ये तो किसी वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि अगर उसे मिलता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे लिमिट्स में, ए इधर आ जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है, और वो उसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे कि क्या आंसर आएगा, जैसे कि पीछे सॉल्व